बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का टॉपिक है बच्चों न्यूक्लियस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं। न्यूक्लियस सेल के अंदर ऐसे ही है जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन है, यानी ब्रेन ऑफ द सेल विच इज नोन एज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? आप इस चैप्टर के शुरू में पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस विच इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस कहां होता है? जो एनिमल सेल होता है उसके सेंटर में होता है, जो प्लांट का सेल होता है उसके एक साइड पे होता है, क्योंकि उसमें लार्ज वैक्यूल होता है। ड्यू टू लार्ज वैक्यूल इन द प्लांट सेल न्यूक्लियस इज पुश्ड एट वन साइड। ठीक है, तो ये एक एनिमल सेल बनाया मैंने, न्यूक्लियस का साइज थोड़ा बड़ा करके बना दिया। न्यूक्लियस की शेप कैसी होती है? न्यूक्लियस आमतौर पर स्फेरिकल होता है या गोल होता है, और बाज़ औक़ात इर्रेगुलर शेप का भी न्यूक्लियस हो सकता है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस है किसी सेल के अंदर एक होता है या दो होते हैं, ये कई हो सकते हैं। अगर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, हम ऐसे सेल को कहेंगे मोनोन्यूक्लिएट, यानी इसमें क्या होगा? एक न्यूक्लियस या सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होगा। बाई का मतलब होता है दो, जिसमें दो न्यूक्लियस मौजूद होंगे, यानी टू न्यूक्लियस। अगर ये मल्टी होगा तो इसमें क्या होगा? मल्टी या मैनी न्यूक्लियस। ठीक है, आप बात समझ गए कि अगर न्यूक्लियस सेल के अंदर एक है तो मोनोन्यूक्लिएट, दो है तो बाई न्यूक्लिएट, तीन है तो मल्टी न्यूक्लिएट हम उसको कहेंगे। तो न्यूक्लियस विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस का क्या काम होता है? सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है तमाम को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। हम कह सकते हैं न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। और ये न्यूक्लियस कब नजर आता है? क्या हमेशा नजर आता रहता है? न्यूक्लियस इज ओनली विजिबल ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग स्टेज। जब सेल डिवाइड ना कर रहा हो, यानी माइटोसिस और मियासिस ना हो रही हो, तो उस वक्त न्यूक्लियस विजिबल होता है। बाद में आपको पता है ड्यूरिंग द माइटोसिस प्रोसेस, जब माइटोसिस ये सेल डिवीजन हो रही होती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है और न्यूक्लियस नजर नहीं आता। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूक्लियस कब नजर आता है। न्यूक्लियस इज ओनली विजिबल ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग स्टेज। आप समझ गए बात? जो न्यूक्लियस होता है इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, यानी न्यूक्लियस किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है। न्यूक्लियस में वैसे तो फ्लूइड भी होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, यानी वाटर होता है, साल्ट होते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और नंबर ऑफ एंजाइम्स। न्यूक्लियस कैरी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, तो एंजाइम भी आपको पता है प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फ्लूइड होता है या वाटर होता है, साल्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ साल्ट्स, और उसके अलावा इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, न्यूक्लियोलाई होती है। एक जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप देखेंगे। देखो न्यूक्लियस, ये मैंने पूरा एक एनिमल सेल बनाया। सेल के बाहर आप जानते हैं कि ये होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस, ये पूरा न्यूक्लियस है, इसको मैंने क्या कहा? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर इनवेल्प होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर इनवेल्प, या इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी इनर मेम्ब्रेन। लो, ये न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की नंबर 1 आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? यकीनन आप समझ रहे होंगे आउटर मेम्ब्रेन। और अंदर वाली को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई? इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन।
आउटर मेम्ब्रेन के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह अटैच होता है। आपने पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस के साथ और सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। तो यानी आउटर साइड पे क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसकी इनर साइड पे क्या होगा, इसके अंदर फ्लूइड वगैरह होता है, ये उसको कवर करता है, ये पूरी सरफेस को कवर कर लेता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये मैंने बनाया कि ये क्या होगा, ये होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। हम कह सकते हैं फ्लूइड विच इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसमें ज्यादातर पानी वगैरह मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है, हम इस टॉपिक को पहले पढ़ लेते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मैंने बताया कि ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेल्व, एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई और दूसरी हो गई इनर मेम्ब्रेन। अब देखो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर डियर स्टूडेंट पोर्स हैं, और ये पोर वेरिएबल हो सकते हैं, यानी किसी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में ये बहुत ज्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोपोर्स, न्यूक्लियर पोर होंगे या सुराख होंगे। ये पोर कैसे होंगे, ये मैंने आपको बताया कि बच्चों ये हैं वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अनडिफरेंशिएटेड सेल में ये बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल इन अनडिफरेंशिएटेड सेल फॉर एग्जांपल मैं अनडिफरेंशिएटेड सेल कहूंगा एग को, इसके अंदर 3000 तक हो सकते हैं, 3000 तक न्यूक्लियर पोर, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो डिफरेंशिएटेड सेल है, मैं एक अनडिफरेंशिएटेड का क्या मतलब है कि देखो ना, एक एग सेल है, उससे क्या चीज बनेगी, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अभी उसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुई कि कौन सा हिस्सा कौन सी चीज बनाएगा। दूसरा मैंने एक लिखने लगा हूं डिफरेंशिएटेड सेल, जैसे हम कह सकते एरिथ्रोसाइट या आरबीसीज, इसमें 3 से 4 पोर्स होते हैं। कितने हो सकते हैं, 3 to 4 पोर्स। देखो इसमें मिनिमम है ना, 3 से 4 पोर हो सकते हैं, इसमें ज्यादा हो सकते हैं। अब इसी के अंदर यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद और इसमें क्या आ सकता है, न्यूक्लियोलस आ सकता है, क्रोमोसोम आ सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं अभी न्यूक्लियोलस की, कि न्यूक्लियोलस विच इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस हो सकता है। मैंने न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन बनाई है, नहीं होती, यानी वैसे ये गाढ़ा सा मटेरियल होता है विदाउट, यहां मैं लिख देता हूं, ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया, जबकि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। इधर मैं लिख देता हूं विदाउट एनी मेम्ब्रेन, इसके गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। और ये न्यूक्लियोलस एक सेल के अंदर कितने हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा। न्यूक्लियोलस की प्लूरल होती है न्यूक्लियोलाई। ये न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये है सिंगुलर, और इसकी अगर हमने प्लूरल बनानी हो तो वो होता है न्यूक्लियोलाई। ये क्या होगा, प्लूरल होगा, याद रखना, प्लूरल यानी जमा को न्यूक्लियोलाई कहेंगे, एक को न्यूक्लियोलस कहेंगे। और न्यूक्लियोलस कितने हो सकते हैं, एक या 2। उसके अलावा इसकी कंपोजिशन क्या है, या ये क्या करता है, न्यूक्लियोलस विच इज मेड अप ऑफ आरएनए, यानी इसके अंदर क्या चीज बनती है, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड हियर। इस न्यूक्लियोलस के, इसकी मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है कि ये न्यूक्लियर, ये मैंने मेम्ब्रेन बनाई है, नहीं होती। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि इसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। तो चूंकि अगर मैं मेम्ब्रेन ना बनाता या ये शो करता तो आपको कैसे पता चलता, इसलिए मैंने ये प्रोमिनेंट करने के लिए मेम्ब्रेन बना दी है, जबकि न्यूक्लियोलस के गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये जेली लाइक मटेरियल होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है,
न्यूक्लियोलस एक या दो हो सकते हैं। और ये काम क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ आरएनए सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर इट, यानी आरएनए सिंथेसाइज्ड इन इट एंड आरएनए स्टोर हियर। इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए बनता है और वो यहां स्टोर होता है। एक बात और समझिएगा कि ये जो न्यूक्लियोलस है इसके दो रीजन होते हैं, एक बाहर वाला रीजन होता है, पेरिफेरल कहते हैं साइडों को, ये बाहर साइडों वाला सारा रीजन या इलाका या एरिया, ये लो मैंने ऐसे बना दिया, लो मेम्ब्रेन को खत्म करने के लिए भी ऐसे कर देता हूं। तो ये जो बाहर वाला एरिया है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया, यानी गोलियों जैसा बारीक बारीक गोलियों की तरह पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया। ये क्या करता है, प्रिकर्सर ऑफ द राइबोसोमल सब यूनिट, प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, यानी यहां राइबोसोमल सब यूनिट जुड़ते हैं या बनते हैं। प्रिकर्सर का मतलब होता है सांचा, प्रिकर्सर का क्या मतलब होता है, सांचा होता है, यानी राइबोसोमल सब यूनिट का ये सांचा है या राइबोसोमल सब यूनिट यहां बनते हैं। आप पहले पढ़ चुके हैं राइबोसोम के दो हिस्से होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट। दो यूनिट होगा, एक स्मॉलर यूनिट, ये देखो ऐसे एक ये लार्जर यूनिट होता है, एक स्मॉलर यूनिट होता है। इनको हम कहते हैं कि राइबोसोमल सब यूनिट ये कहां सिंथेसाइज होते हैं और स्टोर होते हैं, ये होते हैं इस ग्रेनुलर एरिया में। और जो अंदर क्लियर हिस्सा होता है उसको कहते हैं सेंट्रल फेब्रिल एरिया, सेंट्रल फेब्रिल एरिया इसका सेंटर वाला एरिया होता है। अगर मैं यहां ऐसे लिख दूं कि सेंट्रल फेब्रिल एरिया, ये बच्चों क्या करता है, इसमें मॉलिक्यूलर वेट यानी बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं। कौन कौन से, राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल डीएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल डीएनए विच इज लोकेटेड इनटू द सेंट्रल एरिया विच इज नोन एज द फेब्रिल एरिया ऑफ द न्यूक्लियोलस। समझ आ गई बच्चों बात। इसके अलावा एक और चीज होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो होती है क्रोमोसोम। जब सेल डिवाइड ना कर रहा हो तो उस वक्त अंदर थ्रेड लाइक मटेरियल होता है। आप इधर देखो, ऐसे ये थ्रेड लाइक मटेरियल विच इज लोकेटेड इन नॉन डिवाइडिंग सेल, यानी जब सेल तकसीम नहीं हो रहा होगा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। जैसे देखो नलकी का धागा खोल के हम उसको बखेर दे तो वो जो धागा होगा हम उसको कहेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस विच इज नोन एज क्रोमेटिन। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे क्रोमेटिन। ठीक है। अब जब सेल डिवाइड करना शुरू कर देगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस एंड कन्वर्ट इनटू द क्रोमोसोम। डियर स्टूडेंट समझ रहे हो ना कि वो धागे जब सुलझ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, आप भी जब सुलझ जाओगे तो इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाओगे। वो धागे जब सुलझ जाएंगे तो वो क्या बना देंगे, खास स्ट्रक्चर बना देंगे जिनको हम क्या कहते हैं, हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम। देखिए जरा मैं इधर डायग्राम बनाता हूं कि ये धागा सुलझ जाएगा तो क्या बना देगा, ये बनाएगा, ये देखो ये दो थ्रेड बना देगा, ये एक ये दो, ये क्या कहलाते हैं, क्रोमेटिड। दो स्ट्रक्चर बन जाएंगे, स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे, क्रोमेटिड। यानी ये बिल्कुल ये रेप्लिका होगा क्रोमोसोम का। रेप्लिका क्या मतलब, कॉपी होगी, क्रोमोसोम की एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी। एंड यूजुअली अ क्रोमोसोम कैरिंग द टू क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड भी हो सकता है, लेकिन जब वो डिप्लॉइड सेल होता है यूजुअली कैरी टू क्रोमेटिड, वैसे चार भी हो सकते हैं। तो ये मैंने दो क्रोमेटिड बना दिए जी। ठीक है। और वो हिस्सा जिस जगह स्पिंडल फाइबर आगे जोड़ते हैं उस हिस्से को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। जैसे ये देखो सेंट्रल पार्ट क्या कहलाएगा, सेंट्रोमियर। तो हम इसकी सेंट्रोमियर की तारीफ क्या करेंगे कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर। देखो जब माइटोसिस या मियासिस होती है तो ये क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के साथ ये क्रोमेटिड लगा दिए मैंने। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं कि इस क्रोमोसोम के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी,
ठीक है ना। जैसे ये क्रोमोसोम हो, इसके इस तरफ भी इस तरफ भी यहां एक खास प्रोटीन अटैच हो जाती है, उस प्रोटीन को हम कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। मैं इधर लिख देता हूं, काइनेटोकोर। ये जो काइनेटोकोर होती है, इसके साथ स्पिंडल फाइबर आगे अटैच होते हैं। ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर मैंने बना दिया, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोसोम ऑफ द क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम के सेंटर में जो सेंट्रोमियर है, उसके दोनों साइडों पे खास प्रोटीन लगी हुई होती है। उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर आगे उसके साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, यह बात भी आपने समझ ली। और ये क्रोमोसोम के जो सेगमेंट है, देखो अगर मैं बनाऊं कि ये एक क्रोमोसोम का फाइबर है, ठीक है, वैसे आप सेकंड ईयर में जाके पढ़ोगे, इसके साथ आगे ये प्रोटीन होती है, इसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये जो फाइबर होता है किसका? डीएनए का। ये इसके ऊपर ऐसे टर्न लेगा आगे और आ जाएंगे ये हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन के प्रोटीन के ऊपर ये और थ्रेड बन गया, यानी हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए फॉर्म द क्रोमोसोम। अब आप समझिएगा कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जब इसके सेगमेंट बन जाए, ये एक सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, चौथा सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जीन। अब इस सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? जीन। जीन क्या करते हैं? कंट्रोल एनी ट्रेट। जीन कंट्रोल एनी ट्रेट, ये किसी खुसूसियत को कंट्रोल करते हैं। यानी हेयर कलर, स्किन कलर, आई कलर, हाइट, विच इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। इन तमाम चीजों को कौन कंट्रोल करता है? जीन। एक इंसान के सेल में नियरली 40,000 जीन हो सकते हैं। जीन्स विच इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। मैंने कब बूढ़े होना है, मेरे ये बाल कब सफेद होना शुरू हुए, ये दिस इज द डिफेक्ट ऑफ द जीन। अगर हम किसी तरह जीन को कंट्रोल कर ले कि वो बूढ़ा ना हो, तो मैं भी बूढ़ा नहीं होऊंगा, हमेशा यंगर रहूंगा। तो हो सकता है कभी साइंटिस्ट ऐसा कर ले कि जीन को कंट्रोल कर ले तो ट्रेट चेंज नहीं होगी, फिर मेरे बाल भी सफेद ना होते, मुझे बुढ़ापा भी ना होता, और ये जीन आपका फायदा कर रहे हैं, आपको जवान कर रहे हैं। तो ये जीन के कंट्रोल में है। तो जीन क्या करेंगे? जीन कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द ट्रेड्स। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों मैंने आपको बता दी। अब चंद लेस इंपॉर्टेंट चीजें लेकर ये याद रखोगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरिएबल इन वेरिएबल स्पीशीज, यानी क्रोमोसोम की तादाद मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के सेल में क्रोमोसोम की तादाद कितनी होती है? 46। देखो याद रखना, हर सेल के अंदर 46 है। लोग कह देते हैं कि इंसान में जी 46 क्रोमोसोम, नेवर एट ऑल। एक इंसान में 60 ट्रिलियन सेल है, तो हर सेल के अंदर तकरीबन यकीनन 46 क्रोमोसोम होते हैं। इंसान का नाम भी याद कर लो, होमो सैपियंस, और उसके बाद फ्रॉग, राना टेगरीना। साइंटिफिक नेम क्या है फ्रॉग का? राना टेगरीना। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 26। चिंपैंजी, चिंपैंजी में और आलू में, पोटैटो, इन दोनों में क्रोमोसोम की तादाद कितनी होती है? 48 होती है। ओनियन या प्याज में 16। वैसे ओनियन का साइंटिफिक नेम आपने 9th में पढ़ा था, इलियम सीपा। और इसके बाद गार्डन पी या इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 14। गार्डन पी, पीजम सैटिवम इसको साइंटिफिकली कहते हैं। ये होगा डिप्लॉयड नंबर। डिप्लॉयड नंबर का क्या मतलब होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी किसी सेल में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम कहते हैं डिप्लॉयड नंबर, या इसको हम लिख देते हैं 2n। अगर क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाए, जब गैमीट बनते हैं या स्पर्म और एग बनते हैं, जब पौधों में स्पोर्स बनते हैं, तो क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है। तो अगर इंसान की बात करेंगे, इसके हैप्लॉयड नंबर, हैप्लॉयड नंबर का क्या मतलब हुआ कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉयड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये होगा 1n। तो इंसान का 1n कितना होगा? इसके आधे कर दो, 1n होगा 23,
और फ्रॉग में 1n या हैप्लॉइड या स्पोर या उसमें एग और गमीट्स में कितने जाएंगे क्रोमोसोम? 13 या 13, चिंपैंजी में 24, पोटैटो में 24, अनियन में 8, गार्डन पी में 7। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डियर स्टूडेंट। मुझे पूरा यकीन है कि घर में आपने माहौल बनाया होगा और हर रोज मेहनत कर रहे होंगे। तो कल भी मैंने बताया था, कुरान मजीद की एक आयत है, लैसल इंसान इल्ला मासा, इंसान के लिए वही चीज है जिसके लिए उसने मेहनत की। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे। अल्लाह हाफिज।